So today I am going to discuss Parliament, संसद। आप लोग पढ़ कर आए होंगे, उम्मीद है ना? तो हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, शासन करने की जो यहां का मैकेनिज्म है, उसकी दो बड़ी बातें हैं जिससे यह देश गवर्न हो रहा है, जिसके माध्यम से हमारे देश में गवर्नेंस हो रहा है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि वह कौन सा दो टॉप मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, जिससे देश चल रहा है, जिससे यहां के सारे कार्य, गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस हो रहे हैं? एनीथिंग मोर? हाउस नहीं पूछे कि बाई कैमरल है कि यूनिकैमरल है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। टू टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, संवैधानिक जो तंत्र है देश में, जो भारत में लागू है और भारत का शासन उससे गवर्न हो रहा है। ये गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा देश में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है। इस संविधान से हम सभी शासित हो रहे हैं, गवर्न हो रहे हैं। और इस संविधान का जो सबसे बड़ा दो बेसिक स्ट्रक्चर है इस संविधान के तहत, जिससे हम गवर्न हो रहे हैं और हमारे सारे कार्य हो रहे हैं, वो एक है, यहां का सिस्टम बताता है हमारा कि वो है, एक जो है फेडरल सिस्टम हम हैं। फेडरल सिस्टम मतलब कि हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है कि नहीं है? यानी संघीय व्यवस्था के सारे गुण हमारे यहां हैं, संविधान के तहत है। और एक जो दूसरी व्यवस्था है उसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था। हमारा देश एक तरह से मिक्स उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब बात होती है कि जब हमारे संविधान निर्माता थे तो विश्व के अनेक संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात जो बेस्ट उनको लगा अलग अलग देशों के संविधान में, उसको उन्होंने एडॉप्ट किया और अपने सिस्टम में सुटेबली इनकॉर्पोरेट किया। एक यह जो संघीय व्यवस्था है वो हमारे देश में यूएस से आया, अमेरिकी संविधान से आया। अमेरिका इज कंसीडर्ड एज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म। वहां से हमने फेडरल सिस्टम ले लिया। वैसे अमेरिका को हूबहू हमने एडॉप्ट नहीं किया। हमारी संघीय व्यवस्था कनाडा से ज्यादा मेल खाती है, न कि यूएस से, बट हमारी कोर फिलॉसफी फेडरल पॉलिटी को इंडिकेट करती है। और हमारे देश में हमने जैसा कि बताया 1935 का एक्ट या उसके पहले का एक्ट, या इंग्लैंड में जिस तरह का सिस्टम था वह सिस्टम संसदीय व्यवस्था थी, जिसे वेस्टमिनिस्टर स्टाइल कहते हैं। वो हमने यहां से संसदीय व्यवस्था को हमने लिया, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां से संसदीय व्यवस्था को लिया गया। इन दोनों का एक मिक्स उदाहरण भारत प्रस्तुत करता है, जो कि संविधान के तहत प्रदत्त है, जिसे हमने बनाया है। जब बात आएगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यहां पर क्लियरली कि अगर आप देखें तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होगा? अगर आप बात करें फेडरल की, संघीय व्यवस्था की अगर आप बात करते हैं, तो संघीय व्यवस्था में द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ एनी फेडरल पॉलिटी, किसी भी संघीय राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है, फंडामेंटल्स है, कि वहां पर डुअल पॉलिटी होता है, दो स्तरों पर
राज्य व्यवस्था होती है, सरकारें होती है। ड्यूअल पॉलिटी यानी दोहरी व्यवस्था, यह पहला लक्षण है किसका? फेडरल सिस्टम का। डुअल पॉलिटी का मतलब है देयर शैल बी ए यूनियन गवर्नमेंट, देयर शैल बी स्टेट गवर्नमेंट्स, और दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, इसलिए दोनों ने ज्वाइन किया है हैंड टुगेदर। और जब दो स्तर पर सरकारें होंगी, जब डुअल पॉलिटी होगा, तो दोनों के बीच में सिस्टम बनाना पड़ेगा कि दोनों किस विषय पर एग्जीक्यूशन करेंगे और किन विषय पर लेजिस्लेशन करेंगे, कानून बनाएंगे। इसीलिए डुअल पॉलिटी का मैंडेट ही है कि दोनों के बीच में जो भी शक्तियां हैं उसको बांट दी जाए। दैट कम्स द नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। यह डुअल पॉलिटी के अगले बात आता है, शक्तियों का बंटवारा बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जहां भी फेडरल पॉलिटी होगा यह मिलेगा, और यह शक्तियों का बंटवारा हवा में नहीं है, अनरिटन नहीं होगा, वर्बल नहीं होगा, दैट इज वेल रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इसीलिए आपको हमेशा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, लिखित संविधान मिलेगा, और ये थोड़ा सा रिजिड होगा सो दैट इस संविधान को तहस नहस ध्वस्त न किया जा सके, संशोधन थोड़ा कठिन होगा। ये फेडरल पॉलिटी की डिमांड है कि संविधान में संशोधन को इतना आसान न बनाइए कि जब चाहे संशोधन कर दीजिए और फेडरल पॉलिटी को ध्वस्त कर दीजिए, इसलिए रिजिड बनाया गया है। तो आपके यहां डुअल पॉलिटी मिलेगा, डिवीजन ऑफ पावर मिलेगा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। और कोई डिस्प्यूट अगर होता है दोनों पक्षों के बीच में, तो एक आपको फेडरल कोर्ट भी मिलेगा जो डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करेगा, सेटल करेगा। फेडरल कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय के रूप में विद्यमान है जो कि डिस्प्यूट सेटल करता है। फेडरल डिस्प्यूट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो वह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाएगा, न कि हाई कोर्ट में। यह ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हुआ, मूल अधिकारिता हुआ। और जब बात करेंगे आप इसकी डिवीजन ऑफ पावर की, तो हमारा संविधान में डिवीजन ऑफ पावर आपको मिलेगा जो कि 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची में आपको डिवीजन ऑफ पावर के बारे में कहा गया है, और इसका आर्टिकल है कौन सा? 246 दिया हुआ है आर्टिकल। 7वीं अनुसूची का मतलब है यहां पर अनुसूचियां हैं, हमारे यहां 3 लिस्ट है, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है और एक लिस्ट 3 है। 3 सूची है, सूची 1, सूची 2, सूची 3। सूची 1 जो होता है इसको कहते हैं यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। सूची 1 यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। एक दूसरी सूची है लिस्ट 2 जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और यह है संघ सूची। और एक तीसरी सूची है उसको कहते हैं समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं जो कि पैन इंडिया इंपॉर्टेंट है, पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा विषय इसमें डाला गया है जो संघ सूची है। पैन इंडिया इंपॉर्टेंट जितने भी इशू हैं वो सारा संघ सूची का विषय है। फॉर एग्जाम्पल संघ सूची आप रेफर कर सकते हैं 7th शेड्यूल में, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे इमरजेंसी हो गया, जैसे सिटीजनशिप हो गया, जैसे क्वाइन हो गया, जैसे आरबीआई हो गया, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, विदेश मामले। ये सब ऑल इंडिया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि संघ सूची का विषय है। और संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? ओनली पार्लियामेंट, भारत की संसद एक कंपिटेंट अथॉरिटी है, ज्यूरिडिक्शन है जिस पर स्टेट नहीं बना सकता। ऑल इंडिया इंपॉर्टेंट ऑल इसी में है। राज्य सूची में वह विषय हैं जो कि लोकल इंपॉर्टेंस हैं, लोकली उनका महत्व है, लोकल इंपॉर्टेंस है, स्थानीय स्तर पर कानून बनाना उचित होता है। फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज हो गया,
स्टाम्प ड्यूटीज है, अल्कोहल है, ऐसे अनेक इशू हैं जो कि आप देख सकते हैं। और एक और लिस्ट है जिस पर दोनों का जुरिडिक्शन है, समवर्ती सूची है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ऐसे बहुत से लिस्ट हैं। तो ये मैटर करता है लेजिस्लेशन का, यानी कि विधान का। जब आप बात करते हैं शक्तियों का बंटवारा, तो कैसी शक्तियों का बंटवारा? लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स, ये शक्तियों का बंटवारा है। यानी कि जो किस विषय पर कौन सा कानून बनाएगा। तो कानून तो बन गया, ये सब लेजिस्लेटिव पावर है। लिस्ट 1 में जो है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, इन सब विषयों में सूची है कि उस सूची पर कौन कानून बनाएगा। और जब कानून बनाएगा तो कानून के एग्जीक्यूशन की बात होगी, तो उसके लिए कार्यपालिका है। तो केंद्र में भी कार्यपालिका है, राज्य में भी कार्यपालिका है, दोनों जगह है। तो यहां पर बात आती है लेजिस्लेशन की। तो लेजिस्लेशन के लिए यहां पर हमारे यहां पार्लियामेंट है। क्लियर हुआ? यहां पर कोई कहता है कि संघीय व्यवस्था इंडिया में है, तो इसका क्या है फंडामेंटल्स? यही फंडामेंटल्स है 4, यही बताना होगा। और अगर ये 4 है तो फेडरल है, अगर ये 4 नहीं है तो फेडरल नहीं है। दिस इज द कोर ऑफ फेडरल पॉलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ फेडरल पॉलिटी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिटी। ये हाफ और कंप्लीट नहीं होता है, हाफ ट्रूथ या फुल ट्रूथ वर्ड नहीं होता है, ट्रूथ ही ट्रूथ। तो ये अगर दोहरी व्यवस्था है इस तरह का, अगर शक्तियों का बंटवारा है, अगर रीजन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर फेडरल कोर्ट है, तो वह फेडरल पॉलिटी है, वह फेडरल पॉलिटी है। सो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है इंडिया इज बेसिकली फेडरल, कमेंट। लेकिन मेंस का अप्रोच यहां मैं नहीं दे रहा हूं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। इंडिया फेडरल है। ये दूसरा पैरा में डील करेंगे कि इंडिया इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी, वो अलग है। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण भी देना होगा, और तब कंक्लूड करना पड़ेगा कि भारत बेसिकली एक संघीय व्यवस्था है जिसमें एकात्मक लक्षण भी हैं, तब फुल मार्क्स आएगा। क्योंकि मेंस का अप्रोच जब तक आपको नहीं मिलेगा कि लिखना कैसे है, तब तक आप केवल किताब से तो कोई अप्रोच, किसी भी बुक में कोई मेंस का अप्रोच नहीं है, आंसर राइटिंग। और जब तक आपको मेंस राइटिंग का अप्रोच नहीं मिलेगा, तब तक मेंस लिखने में आप सक्षम नहीं होंगे। हाँ, नहीं है, नहीं है। हमने यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड किया है, तो वो तो फेडरल में हम बताएंगे कि यूनिटी टाइप ऑफ, हमारा जो सिस्टम है यूनियन टाइप ऑफ फेडरल है। क्लासिकल एग्जाम्पल वही क्लासिकल नहीं है, हम अलग से अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने सूट किए हैं। तो ये चीज है फेडरल। तो यहां पर एक पार्लियामेंट का सिस्टम है। किस लिए पार्लियामेंट? क्योंकि इन विषयों पर कानून निर्माण करना है, इसलिए पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट की जब आप बात कीजिएगा पार्लियामेंट का, तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट हमारे देश में है, तो आपको पता है कि पार्लियामेंट हमारा 2 सदनों से बनता है, बाइकेमरल है, द्विसदनीय है, और एक भारत का राष्ट्रपति है। पार्लियामेंट ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होता है आर्टिकल 79। तो इसमें लोकसभा भी हो जाएगा और राज्यसभा भी हो जाएगा, और एक राष्ट्रपति है। आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है? तो आप जानते हैं कि लेजिस्लेशन कौन बनाएगा, तो इसलिए पार्लियामेंट को कहा गया है लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी, कानून निर्माण की निकाय है, संस्था है, बॉडी है पार्लियामेंट, जो कानून को बना रही है, कानून को बनाया जा रहा है। कोई भी बिल होता है, जैसे व्हाट इज बिल? विधेयक कहते हैं हिंदी में। विधेयक क्या है? बिल क्या है? कोई बताइए, व्हाट इज अ बिल? हर चीज का एक सिंपल डेफिनेशन माइंड में तो रखना ही होगा। जब कोई भी कानून बनाते हैं तो उसका एक रूपरेखा, जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, यस, वेरी करेक्ट, गुड आंसर।
बिल इज ए लेजिस्लेटिव प्रपोजल, विधायी प्रस्ताव है, ड्राफ्ट है, कच्चा है। अब वो मानेगा क्या मानेगा, जब संसद में जाएगा, पास होगा, जिस फाइनल रूप में होगा तब। और यही बिल जब पास हो जाता है तो ये बन जाता है एक्ट, यानी कि अधिनियम। इसको कहते हैं बिल, विधेयक। और जब यह विधेयक पास हो जाता है तो यह बन जाता है अधिनियम, और स्टैच्यू बुक में लिख दिया जाता है बिल, अधिनियम। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिन चरणों को टच करते हुए एक बिल अधिनियम बन जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट कैसे इनैक्ट किया जाता है, कानून बनता कैसे है, यह एक बिल कैसे एक्ट बन जाता है, उन प्रक्रियाओं को इनैक्टमेंट बोला जाता है। दैट इज लॉ मेकिंग प्रोसेस। इनैक्टमेंट मीन्स लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाने की प्रक्रिया जो भारत के संविधान में दी हुई है। तो ऑफ कोर्स आप लोग जान लीजिए, जब पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट केवल दो ही विषय पर कानून बना सकता है। एक, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पर कानून बनाएगा, और दूसरा पार्लियामेंट कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पर। पार्लियामेंट का मैंडेट सीमित है, दैट्स वाई पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर है, लिमिटेड पावर्स है। लिमिटेड इसलिए है कि यह लिमिट कर दिया गया है 7th शेड्यूल में कि आप यूनियन लिस्ट पर और कंकरेंट लिस्ट, इन्हीं विषयों पर कानून बना सकते हैं, आप स्टेट लिस्ट पर कानून नहीं बना सकते। एक्सेप्शनल केस में जहां स्टेट लिस्ट पर कानून बनता है वो एक्सेप्शनल पार्ट हो गया, दैट इज डेल्ट विथ सेपरेटली। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी इसमें केशवानंद भारती में जजमेंट है 1973 में कि कानून आप बनाइए, बट ऐसा कानून ना बनाइए जो कि संविधान के मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करता हो, ध्वस्त करता हो। कानून बनाने का एक लिमिटेशन है। सो देयर इज ए क्वेश्चन इन द यूपीएससी मेंस, दो क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, इसको आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो यहां से आपको ग्लिम्स मिलेगा कि पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, दो ही लिस्ट पर कानून बना सकती है, और कानून निर्माण पर एक तरह से रोक है कि आप कुछ भी कानून निर्माण नहीं कर सकते, आपको सारा पावर है कानून निर्माण करने का, बट लिमिटेशन है कि ऐसा कानून ना बने जो बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करता हो, बदलता हो। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा आप कानून बनाते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगा, नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन विच वी नीड टू नो। क्लियर है ये चीजें? तो इस तरह की बात आती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में और बीपीएससी में भी शायद आया है कि द रोल ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट ओनली लेजिस्लेशन। संसद का कार्य केवल कानून निर्माण नहीं है, संसद का कार्य केवल कानून निर्माण नहीं है। इसको कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, विच आई एम गोइंग टू डील विथ नाउ। रोल ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट ओनली लेजिस्लेशन। लेट्स डिस्कस फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का क्या क्या काम है आप लोग पढ़ लेंगे, पढ़े हुए होंगे, उसको भी जान लिया जाए। संसद के क्या क्या काम है, फंक्शन है। सबसे बड़ा संसद का जो काम है वो है लॉ मेकिंग, यानी कि विधायन, लॉ मेकिंग। भारत की संसद कानून निर्मात्री संस्था है, कानून बनाने वाली संस्था है, और इसका दो रोल बन जाता है। जब लॉ मेकिंग की बात आती है तो एक जो बिल आता है उसको एग्जामिन करती है, जांच करती है, परीक्षण करती है, यानी कि एग्जामिनिंग बिल्स। जांच किया जाता है कि कानून
जो विधेयक, जो प्रपोजल आया है कानून बनाने के लिए, वो सही है कि नहीं, इसका परीक्षण होता है, जांच होता है। ये पार्लियामेंट का फंक्शन है, विधायी फंक्शन है। और दूसरा, इस पर पार्लियामेंट डिबेट करती है, चर्चा करती है। यानी कि कानून निर्माण में दो पक्ष आ जाएगा। कानून की जांच चाहे पार्लियामेंट स्वयं करे हाउस में, या फिर अपने कमेटी के माध्यम से बिल्स की जांच करवाए। बहुत सी कमेटी है, तो ये पार्लियामेंट का रोल बन जाता है। लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है बजट फंक्शन, बजटरी फंक्शन। बजटरी फंक्शंस यानी कि बजट संबंधी कार्य। भारत का जो बजट है वो पार्लियामेंट अप्रूव करता है। और जो स्टेटमेंट है, बजट वर्ड कहीं भी नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बजट एक्सक्लूसिव। द वर्ड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 112 आर्टिकल में दिया हुआ है, ये वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड है, बजट वर्ड नहीं है। तो ये पास किया जाता है। इसके अलावा फाइनेंस बिल पास किया जाता है, वित्त विधेयक, जिससे टैक्स जनता पर लगाने का लीगल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त हो जाता है। यह बजट पासिंग भी है। भारत के संसद का तीसरा इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यानी कि संविधान संशोधन संबंधी कार्य, जो कि केवल और केवल पार्लियामेंट को है। कुछ मामलों में स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर को। यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट को प्राप्त है अंडर आर्टिकल 368। यह भी पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट का अगला जो रोल है वो है एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग। एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग, ओवरसीइंग यानी कि कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का नियंत्रण। कार्यपालिका का नियंत्रण, कार्यपालिका पर अंकुश रखना, कार्यपालिका को रेस्पॉन्सिबल बना के रखना, यह काम है कौन? पार्लियामेंट का। कंट्रोल करना, ओवरसी करना, सुपरवाइज करना, नियंत्रण करना, उसको उत्तरदायी बना के रखना, किसका काम? पार्लियामेंट। और एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसको पार्लियामेंट चेक्स करती है, कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? मैकेनिज्म भी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकती है पार्लियामेंट। एडजॉर्नमेंट मोशन लाकर, स्थगन प्रस्ताव लाकर उसको रेस्पॉन्सिबल बना सकती है। ये टूल्स हैं पार्लियामेंट, जिन टूल्स को व्यवहार में लाकर उसको रेस्पॉन्सिबल बनाती है, कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट का जो अगला रोल बनता है वो रोल है इट रिप्रेजेंट्स द पीपुल। इट रिप्रेजेंट्स द पीपुल, ये जनता का भी प्रतिनिधित्व करती है और जनता के विषयों को हाउस में उठाती है, डिस्कस करती है और एग्जीक्यूटिव से पूछती है कि इस पर क्या हुआ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड दिस इज डन थ्रू क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल में जनता के प्रश्नों का यहां पर निष्पादन किया जाता है, उत्तर दिया जाता है। यू हैव ए स्टैंड क्वेश्चन, अनस्टैंड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और ये जनता के सवाल होते हैं। जनता के सवालों का जवाब उनकी जनता के प्रतिनिधि यहां उठाते हैं और इस प्रकार जनता अपना प्रतिनिधित्व संसद में होते हुए दिखती है। आपका मुद्दा कौन उठाएगा? आपके प्रतिनिधि। और जब उठाएंगे तो आपको ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। वह आंसर गलत नहीं हो सकता, वो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर होता है, लेटेस्ट होता है। सीनियर मोस्ट आईएएस इसको अप्रूव करता है, तब हो जाता है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट में, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेट में भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनियन लेवल पर भी है। और पार्लियामेंट का एक लास्ट वर्क जो बच गया वो है आपका क्वेसी जुडिशियल फंक्शंस। क्वेसी जुडिशियल फंक्शंस यानी अर्ध न्यायिक कार्य है। संसद का एक काम अर्ध न्यायिक कार्य, क्वेसी जुडिशियल फंक्शन, जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को रिमूव करना, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना, सीएजी को हटाना, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, यह सब पार्लियामेंट में संपन्न होता है, जहां पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और जिन पर चार्ज होता है उनको मौका भी दिया जाता है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, यह भी पार्लियामेंट का काम होता है। इसलिए कि जो न्यायिक है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा बिल्कुल न्याय के सिद्धांतों के तहत फॉलो होता है। देयर इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर अंडर द जुडिशियरी, लेकिन वो स्ट्रक्चर यहां पर उस रूप में नहीं होता है। यहां पर सुनवाई बड़ा ही इनफॉर्मल टाइप का होता है, मौका दिया जाता है और अंत में पास कर दिया जाता है और जो बोलना है बोलिए हाउस के अंदर। इसलिए अर्धन्यायिक बोला जाता है क्योंकि लिमिटेड है उतनी ही तक। यहां ट्रायल वैसा नहीं होता है कि एविडेंस का जांच करो, क्रॉस एग्जामिन करो, दोनों को बैठाकर आपस में करो। ट्रायल नहीं होता है, चार्जशीट इस सब उस रूप में नहीं होता जैसा वहां होता है। अगर 302 मर्डर का चार्ज है, 420 लगा हुआ है तो ट्रायल होता है, विटनेस की जांच होती है, विटनेस का एविडेंस पर क्वेश्चनिंग होता है। वैसी प्रक्रिया यहां नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अर्धन्यायिक, क्वेसी जुडिशियल। सीजेआई को भी यही हटाया जाएगा। सीजेआई को, किसको? सीजेआई को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बोले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पार्लियामेंट हटाती है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। एक क्लास भी आप लोग मिस मत कीजिएगा क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ मिल जाएगा। इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि भारत के संसद का कार्य मात्र विधायन नहीं है। द रोल ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट ओनली लेजिस्लेशन। भारत के संसद का कार्य केवल कानून निर्माण, पहला पैरा में 2 से 3 लाइन केवल देना है कानून निर्माण के बारे में। पहला पैरा केवल 2 से 3 लाइन में देना है कानून निर्माण के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जो मेकर है, जो क्वेश्चन सेट किया हुआ है, उसका फोकस है इन चीजों पर, इस पर नहीं है फोकस। अब चर्चा कीजिए बजट का, संविधान संशोधन का, एग्जीक्यूटिव का, ओवरसीइंग का और कैसे जनता रिप्रेजेंट करती है अपने आप को बजट में, वहां पार्लियामेंट में, और किस तरह से क्वेसी जुडिशियल बातें हैं। तो क्वेश्चन को समझ गए अगर आप, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, अगर क्वेश्चन को समझ गए, पूछना क्या चाहता है वो, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है आपसे, अगर यह ज्ञान सही ढंग से माइंड में आ जाए क्वेश्चन पढ़ते ही, देन आपका आंसरिंग बहुत ही बेहतर होने वाला है। और अगर नहीं समझे, कल्पनाएं करने लगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब तो वहां पर पूछ कुछ और रहा है, जब आप कुछ और देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनएक्टमेंट की बात अगर मैं करूं, इनएक्टमेंट की बात करते हैं, जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है। आखिर कानून निर्माण का जेनेसिस क्या है, ओरिजिन कैसे होता है? आई एम टॉकिंग ओरिजिन। ओरिजिन मतलब शुरुआत, जेनेसिस। जितना बढ़िया वर्ड हिंदी इंग्लिश में है उतना बढ़िया वर्ड हिंदी में नहीं है। जैसे ओरिजिन हुआ, जेनेसिस हुआ। कानून बनता है, आप लोग हमेशा देखते हैं सैकड़ों कानून बनते हैं, चाहे राज्य की विधायिका बनाओ या फिर संघ का विधायिका जो संसद कहलाती है वो बनाता है। सैकड़ों कानून आते हैं फॉर द गुड ऑफ योर सेल्फ, आपके अच्छाई के लिए कानून बनता रहता है, अनेक कार्यों से बनता रहता है। क्यों, कैसे बनता है? तो आप कहिए कि जो भी कानून बनेगा तो वो सरकार का निर्णय होता है। यू कैन से डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का निर्णय होता है कि कानून बनना चाहिए। डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, आपके डिसीजन से तो होगा नहीं, सरकार का डिसीजन होगा। सरकार का डिसीजन तो सब पर होता है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? एकदम शुरुआत पार्लियामेंट में तो बनेगा, पार्लियामेंट में हवा में तो आएगा नहीं। ये तो सरकार में चाहती है कि इस विषय पर कानून बनना चाहिए। इसके कई एक कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो हो सकता है कि एक आप कह सकते हैं कि डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट सरकार का निर्णय है। डिसीजन ऑफ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, संबंधित मंत्रालय का डिसीजन होता है कि यह कानून बनना चाहिए, तब वो बनेगा। जो मंत्रालय है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर है,
वीमेन का है, डिफेंस का है, इकोनॉमिक अफेयर्स का है, तो कानून बनेगा उस विषय पर। ठीक है, जैसे जितना भी इशू है, विदेश का इशू है, उन विषयों पर अगर निर्णय होता है तो होगा। दूसरा, कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन भी होता है, कानून बनाइए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप समझेंगे, निर्भया का केस हुआ, निर्भया का केस हुआ तो यहां पर भी बात आई। इसके अलावा अगर देखें, पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता है, इसे पहले जोड़े हम। पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय, जनता राय न्यूज़पेपर, मीडिया, सिविल सोसाइटी के माध्यम से व्यक्त करती है। सिविल सोसाइटी जो नागरिक समुदाय है, उसके माध्यम से जनता अपनी राय व्यक्त करती है। तो निर्भया के केस के बाद जनता में कितना उबाल था, कितना रोष था, आक्रोश था, कितना बातें उठी, कड़ा से कड़ा कानून बनाइए, आए ना। तो इसमें आप देखिए कि इवन डेथ भी हो गया है, जो नया लॉ बनाया है कि वैसे मामलों में डेथ की सजा दी जा सकती है, मृत्यु दंड भी, पहले नहीं था। ये जनता की मांग थी कि ऐसे मामलों को डेथ दिया जाए। तो कई बार जनता की मांगों पर भी यह बात उठती है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कहता है कि कानून बनाइए। फॉर एग्जाम्पल विशाखा केस में, विशाखा बहुत ही बेहतरीन एक ब्यूटीफुल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का विशाखा के केस में आया था, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर आया था, विशाखा के केस में। और विशाखा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ही बना देते हैं कानून। सुप्रीम कोर्ट ने ही कानून बना दिया। आर्टिकल 142 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसको यूज करते हुए, और पूरा गाइडलाइन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना है। स्ट्रक्चर भी बना दिया, प्रोसेस भी बना दिया। लेकिन कानून बनाती है तो पार्लियामेंट, और बाद में पार्लियामेंट ने कानून बनाया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, है ना, का कानून बना दिया 2013 में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसके अलावा साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत फेमस निर्णय दिया था, साहबानो केस में। और वो साहबानो केस में जजमेंट को बहुत दिन तक लागू हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको पार्लियामेंट में लॉ बना दिया, एंड ट्रिपल तलाक इज बैंड। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि लॉ बनना चाहिए, इनकी डायरेक्शन देती है कि आप लॉ बनाइए, विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन तो अपने आप में कानून है, वो है ही, लेकिन कानून बनाने वाली बॉडी नहीं है। हर डिसीजन एक कानून है, कानून है, कानून है, लेकिन वो कानून नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट कानूनों की जांच करती है, उसके वैधता को जांच करती है, कानून बनाती नहीं है। कई एक सेट में वो बना दे रही है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट में विशाखा केस में बना दिया, ट्रिपल तलाक जो साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अपने आप में एक लॉ है। इस तरह की बात होती है। इसके अलावा बोलिए, जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट संसद पे दबाव बनाती है कानून बनाने के लिए, सलाह दे सकती है, दबाव नहीं। दबाव दोनों अलग अलग बड़ा है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है। दबाव कैसे देखिए, दबाव मान लगा पार्लियामेंट, हम नहीं बनाएंगे पार्लियामेंट। साहबानो केस में कब हुआ, राजीव गांधी के समय में हुआ था, कहां बना, अभी पास हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 आपके लिए बर्निंग इशू है मेंस का। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाइए जी, समान नागरिक संहिता। गोवा एक एग्जाम्पल भी है, उसमें बना हुआ है, आज तक नहीं बना है। कितना बार जजमेंट में, साहबानो केस में भी कि समान नागरिक संहिता बनाइए, इन मुद्दों को टेकअप कीजिए, सिविल मुद्दे हैं ये। केवल एक ही हुआ जो मैरिज का कोड का 4-5 लॉ आया नेहरू जी के टाइम में, जिसमें एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी था 1956। तो इन प्रक्रियाओं को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बना। अब सरकार शायद बनाए चुनाव के पहले। रिकमेंडेशंस भी कई बार आ जाता है, कानून बनना चाहिए। रिकमेंडेशंस को, किसका रिकमेंडेशंस, स्टैट्यूटरी बॉडी का, अनुशंसा, सिफारिश कानून बनाने के लिए दिया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लॉ कमीशन, भारत का जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आ गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिकमेंड आ गया कि ऐसा कानून बनाइए। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का आ गया, एक्सेट्रा, सो एंड सो। जो सांविधिक
संस्थाएं हैं, निकाय हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, वो भी सरकार को समय समय पर नए नए विषयों पर कानून बनाने के लिए रेकमेंड करती है, अनुशंसा भेजती है, सिफारिश करती है, और पार्लियामेंट सरकार के माध्यम से उन विषयों पर कानून बनाती हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्पीच में आ जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्पीच आ रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी बोलता है वो सरकार की बातें बोलता है, उसका जो बोलने का है स्पीच है वो सरकार ही तय करती है। या प्राइम मिनिस्टर का इंडिपेंडेंस डे में स्पीच आ गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे लाल किला से जो घोषणा करता है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कानून बनता है उन विषयों पर आगे चलकर। घोषणा हो गया पहले, उसके बाद आगे कानून बनेगा। ये जेनेसिस है कानून बनने का। शुरुआत कैसे होती है? इसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी बन जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उस विषयों पर भी पार्लियामेंट में कानून बनता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो गया, उस विषय पर फिर कानून बन जाएगा। कई बार प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जैसे हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इन विषयों पर भी कानून बनाकर उस नॉर्म्स को भारत एडॉप्ट करती है। कानून बनाकर, कानून बनाने का जेनेसिस इन कॉन्टेक्स्ट में होता है कि कानून बनने की शुरुआत कहां से होती है। हवा में नहीं होता है, कहीं ना कहीं बात आती है। अब आप आंदोलन करने लगिए 1 साल से, गंगा को क्लीन करो, सरकार कहां से बुनेगी? सिविल सोसाइटी, बड़ा रोल है सिविल सोसाइटी का यहां पर। पब्लिक ओपिनियन, सिविल सोसाइटी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका रोल है। क्लियर है? तो इस तरह से बातें उठती है कि कैसे कानून बनेगा और किस तरह से क्या होगा। वैसे आप सही समय पर आए, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं कानून बनेगा कैसे। अभी तक बैकग्राउंड था, अब बैकग्राउंड के आगे की बात होती है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी नॉट टू मिस द क्लास। ये मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि अगर आप क्लास मिस करेंगे तो आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि क्लास में ऐसी कई बातें आपको हम बता रहे हैं जो कि नॉर्मली ये सब चीज नहीं होता है। ठीक है? मेन बोर्ड यहां से कर दें, फिर मेन बोर्ड लाना पड़ेगा इससे, और फिर इसी से हो जाएगा। करेक्ट, राइट। हमने आपको क्या बताया अभी? इनेक्टमेंट। चलिए आप लोग ध्यान से इस चीज को देखिए कि इनेक्टमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, कानून निर्माण कैसे हो रहा है। अगर आप ध्यान से आज देखते हैं, समझते हैं, तो बिल्कुल क्रिस्टल एज क्लियर हो जाएगा कानून निर्माण के बारे में, और संपूर्ण चीजें इस बेयर एक्ट में दी हुई है। इससे अलग कोई नहीं बता सकता, कहीं पर भी नहीं बताया, क्योंकि यही गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जो संविधान में दिया हुआ है। तो बात आई कि कैसे एक जो बिल है वो बन जाता है एक्ट। यही है इनेक्टमेंट, इसी को बोलते हैं इनेक्टमेंट, कानून निर्माण, लॉ मेकिंग प्रोसेस। और मैं पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। और सबसे पहले मैं बताया जेनेसिस कैसे हो रही है। जेनेसिस, कोई भी कानून की शुरुआत कहां से हो रही है, उसका आधार कहां से बन रहा है, कहां से बैकग्राउंड डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। नहीं, पहले बात तो यही होती है। जब जेनेसिस हो गई तो फिर यह देखा जाता है कि उसका लेजिस्लेटिव कंपिटेंस क्या है। लेजिस्लेटिव कंपिटेंस, जो कि मैं अभी चर्चा कर दिया, यानी कि विधायी क्षमता कौन बना सकता है। कंपिटेंस की मतलब होता है कौन सक्षम है कानून बनाने के लिए।
विधायी यानी कि कानून बनाने के लिए कौन सक्षम है? क्या पार्लियामेंट बना सकता है कि नहीं बना सकता है, या राज्य की विधायिका बनाएगी? क्योंकि बहुत सी बातें यहां पर जनरेट हो रही है, ओरिजिन हो रही है, बहुत सी बातें आ रही है ग्राउंड से दिल्ली तक या फिर स्टेट कैपिटल तक, ये कानून बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए। लेकिन देखा जाना होता है कि कंपिटेंस है कि नहीं। और मैंने स्पष्ट कर दिया कि संपूर्ण बातों का उल्लेख 7th शेड्यूल में है, जहां पर आपको मिलेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यही मतलब होता है लेजिस्लेटिव कंपिटेंस का। पार्लियामेंट बनाएगी किस विषय पर राज्य बनाएगा, और किस विषय पर दोनों बनाएगा। यह 7th शेड्यूल का मैटर है, जो कि आर्टिकल 246 में दिया हुआ है। तो पहला चेक यहीं पर हो जाता है लेजिस्लेटिव कंपिटेंस का। और लिस्ट क्लियर कट सारा बातें उसमें आपको मिल जाएगा टोटल। ठीक है, ये लिमिटेशंस है लॉ मेकिंग पार्लियामेंट पर। उसके बाद जो होता है, बिल का ड्राफ्ट बनता है। एक बिल जो है अभी हाउस में गया नहीं है, पार्लियामेंट में गया नहीं है, यह प्रपोज होता है ड्राफ्ट बिल। ड्राफ्ट बिल का मतलब है प्रारूप, विधायी प्रारूप या विधायी प्रस्ताव। यह कौन बनाता है? संबंधित मंत्रालय जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वही बनाएगा इसका प्रारूप। एक ड्राफ्ट जो कि हाउस में जा रहा है पास होने के लिए, डिस्कस के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट प्रपोजल, ड्राफ्ट बिल। वहां पर वो जाएगा, कंसर्न मिनिस्ट्री इसको बनाता है। इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो 4th स्टेप है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। That is called pre-legislative consultation. Pre-legislative consultation. आप लोग को जहां पर भी डाउट है बेहिचक आप लोग पूछ सकते हैं। इसका मतलब है पूर्व विधायी विचार विमर्श। पार्लियामेंट में बिल नहीं गया है, अभी पेश नहीं हुआ है, अभी पार्लियामेंट के बाहर ही बात हो रही है। कंसल्टेशन कहां होता है? विचार विमर्श पार्लियामेंट में डिबेट होता है, अभी पार्लियामेंट में गया ही नहीं। पार्लियामेंट के पहले ही यहां तो ड्राफ्ट बन गया। कौन बनाया? मंत्रालय ने। और मंत्रालय ये चाहता है कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, जनता की राय लो। कंसल्टेशन मतलब विचार विमर्श, किसके बीच? जनता के बीच में। तो सरकार आपको वेबसाइट पर अपलोड कर देगी मंत्रालय का, जो मंत्रालय का वेबसाइट है, कि भाई ये हम लाने जा रहे हैं, आपका राय दीजिए, फीडबैक दीजिए। इस पर अपने विचारों को ईमेल के माध्यम से या बाय पोस्ट इस एड्रेस पर अपने विचार भेज सकते हैं। और विज्ञापन भी निकालती है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर आ सकता है। सरकार का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है, ट्विटर है, ये सब पर भी आ सकता है कि यह बिल एक आने वाला है जिस पर सरकार आपसे फीडबैक चाह रही है, आपसे ओपिनियन मांग रही है कि इसके गुण और दोष, और पूरा बिल का प्रस्ताव ऑलरेडी उसमें अपलोड कर दिया जाता है। अब आप पढ़िए, देखिए और अपने सुझाव को दीजिए। गलत है तो गलत कहिए, जैसा भी आपको लगता है अपना विचार विमर्श दीजिए। और ये फीडबैक यहां पर सरकार के पास आता है और सरकार इस फीडबैक का एग्जामिन करती है, परीक्षण करती है। बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। सरकार इसको मैंडेटरी नहीं है, जो आपके विचार है सरकार उसको इग्नोर कर सकती है। यह मैंडेटरी नहीं है कि जो फीडबैक है उसको सरकार माने ही माने। लेकिन यह भी एक चरण है फीडबैक का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके चरण पर आ जाता है। बोलिए। वो एक पॉलिसी है, आप खुद ही बोले हैं। आपने बोला न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं कानून की बात कर रहा हूं, एक बिल की बात करता हूं। पॉलिसी इज एग्जीक्यूटिव मैटर, बिल इज लेजिस्लेटिव मैटर। एक पॉलिसी है, नीति का मामला है, वो नीति बन गया, सरकार के स्तर पर डिसाइड हो गया, कैबिनेट के स्तर पर, सीओएम के स्तर पर। अगर जरूरत है तो कानून बनाने की, तो इस प्रक्रिया में फिर आइए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ए पॉलिसी। वो पॉलिसी सरकार ने लिया, मंत्रिपरिषद ने लिया,
उस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन से कानून बनाने हैं, उस पर कानून बनेगा। जैसे कि यूजीसी को स्क्रैप करके खत्म कर दिया जाएगा, एआईसीटीई को खत्म करना है, तो यूजीसी तो एक्ट से बना है, एआईसीटीई एक्ट से बना है, एनसीटीई एक्ट से बना है। ये सब जब खत्म होगा तो बिल आएगा ना पार्लियामेंट में, आना है पार्लियामेंट। वी आर ऑल अवेटिंग दिस, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ही पूर्णतया लागू नहीं की है। यूजीसी खत्म होना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन खत्म हो जाएगा, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, और सबके लिए एक नई बॉडी आनी है। तो पॉलिसी को लागू करने के लिए बिल तो आएगा ही, और मैं बिल की बात कर रहा हूं। उसके पहले पॉलिसी, एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया आपने, जिसे मैं इसके पहले बता रहा था, जेनेसिस, ओरिजिन, यहां बता रहा था ना। तो मान लीजिए एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया, कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन ले लिया, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कानून बनेगा तब ना, तो आगे मैटर जाएगा। तो यहां से फीडबैक, आपका आंसर मिला, क्लियर है। वो पॉलिसी जो है वो जो है एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग है, और उसको लागू करने के लिए फिर वो जाएगा, इस प्रक्रिया से कानून की आवश्यकता होगी तो बनेगी। अब यहां पर पब्लिक ओपिनियन आ गया, और जो भी है, या तो पब्लिक ओपिनियन के अनुसार ड्राफ्ट में सुधार हुआ या नहीं हुआ, और तब बिल जो है इसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाता है। कैबिनेट अप्रूवल यानी कि कैबिनेट की अनुमति दी जाती है, कैबिनेट की बैठक में करने के पहले अनुमति दी जाती है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है, कैबिनेट अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है। और कैबिनेट अप्रूवल के लिए कैबिनेट का एक नोट बनता है, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होता है उस विभाग का। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बिल बना रहा है, या वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एक बिल बना रहा है, तो वहां का जो हेड होगा आईएएस ऑफिसर, जो सेक्रेटरी होगा, वहां से होते हुए मिनिस्टर का साइन होगा, और तब जाएगा कैबिनेट में थ्रू पीएमओ। यानी कि कैबिनेट के अप्रूवल के बिना अगला स्टेप नहीं है, कैबिनेट के अप्रूवल के बिना अगला स्टेप नहीं है। और जब कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया तो ग्रीन सिग्नल मिल गया आगे जाने के लिए। देखिए कितनी प्रक्रियाएं हैं। और उसके बाद एक अगला आता है कि सर्टेन बिल, कुछ ऐसे बिल हैं, कुछ ऐसे विधेयक हैं, कुछ सर्टेन बिल जिसको हाउस में लाने के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, पूर्व अनुमोदन चाहिए, सिफारिश चाहिए। राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही उसको हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही वैसे बिल्स को हाउस में लाया जा सकता है। यह संविधान का मैंडेट है कुछ वैसे बिलों को, इसलिए मैं यहीं पर ले रहा हूं, ठीक है। चेंज करें इसको, प्रायर रिकमेंडेशन बिफोर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट। आई विल एक्सप्लेन। पहला है आर्टिकल 3, और आर्टिकल 3 ऐसा कोई बिल जो कि राज्यों के बाउंड्री को चेंज कर रहा हो। राज्य के बाउंड्री, जैसे बिहार का बाउंड्री है, अब आप उसमें जैसे मान लें कि मिथिलांचल को अलग करना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। जहां पर भी राज्य का एग्जिस्टिंग बाउंड्री, आज की तारीख में जो बाउंड्री है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उसमें बदलाव होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उस बिल के लिए जरूरी है। और टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, अगर पांडिचेरी को पुडुचेरी करना है, ये सब चाहिए। अगर बिहार का नाम कुछ और बदलना है, पाटलिपुत्रा करना है बिहार का नाम, तो चाहिए। चाहे राज्य का नाम बदलना हो, चाहे राज्य की बाउंड्री बदलनी हो, ऐसा विधेयक हाउस में पेश करने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। आर्टिकल 110 मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है। धन विधेयक पेश करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, नहीं। तीसरा है आर्टिकल 1171, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा
आने वाले समय में, चाहे बजट में, चाहे टाइप्स ऑफ बिल्स में। इसलिए इस पर फोकस नहीं करूंगा कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 2 क्या है, लेकिन आपको जानना है इन चीजों को। आर्टिकल 1173 ये फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 है। ऐसा कोई बिल आ रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई लेजिस्लेशन बन रहा है, कोई ऐसा कानून के लिए आ रहा है प्रस्ताव जिसमें 31A इन्वॉल्व है, 31A, और 31A क्या है तो आपके लिए मार्गदर्शन संविधान ही देगा। आप 31A देख सकते हैं, इसमें बहुत से विषय वस्तु हैं, 5 विषय वस्तु है 31A में। 5 ये है दिया हुआ है, 5 विषय वस्तु है इसमें, 5 ABCDE। अगर इन विषयों पर कोई कानून बन रहा है और इसका टॉपिक है आपका कि संपदा में किन्हीं अधिकारों के द्वारा राज्य द्वारा अर्जन के लिए, ऐसे अधिकारों के लिए संपत्ति का प्रबंधन लोकहित में हो, 2 या अधिक निगमों को लोकहित में समाहित कर दिया जाए, इस तरह की बातें हैं। 5 आइटम है 31A में। अगर इन 5 आइटम पर कोई बिल आना है हाउस में विचार के लिए तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए। ये सब मेंस का भी क्वेश्चन है, पीटी का भी क्वेश्चन है, ऐसे भी जानना है आपको। Legislation involving items of taxation in which states are interested or one that seeks to redefine agriculture income, यह दिया हुआ है। कोई ऐसा कानून जो कि टैक्सेशन से संबंधित है जिसपे राज्यों पर असर पड़ रहा है, एक ऐसा कानून जो कि करारोपण से यानी टैक्सेशन से संबंधित है और जिससे राज्यों का हित प्रभावित होता है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम को यानी कृषि की आय को पुनर्परिभाषित करने की बात हो रही है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। मैं कंप्लीट लिस्ट दिया हूं, छूटा वाला नहीं है कि मैं ये छूट गया है। ये सीधे सीधे पूछता है इसमें कौन सा है, आर्टिकल दे देगा केवल और पूछेगा, डिफाइन नहीं करेगा, आर्टिकल दे देगा। 19(1)G फ्रीडम है, ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। 19 है ना 1 में, इसमें जी जो आइटम है, स्टेट बिल अगर कोई आता है, राज्यों का बिल, 6 to restrict freedom of trade, commerce and intercourse, ये ऐसा कोई बिल राज्यों का बिल आता है अगर, तो इस पर भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। लेकिन ये स्टेट का विषय है। ये किसका विषय है? स्टेट का। मतलब राज्य की विधायिका में, बिहार की विधायिका में ऐसा कोई बिल आता है जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उस बिल से प्रभावित हो रहा है नकारात्मक रूप से, तो राष्ट्रपति की अनुमति इसको लेना पड़ेगा। ये टोटल लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर प्रायर अप्रूवल, पूर्व अनुमति जरूरी है। क्लियर और नॉट? अब आपका रोल क्या होगा, इसको देख लेना, इसको पूरा तरह से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत क्रिस्टलाइज क्लियर होगा। आर्टिकल 110 जो मनी बिल है वो लोकसभा का स्पीकर डिफाइन और आगे क्या बात कर दी है अब तो, मैं तो केवल प्रायर रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूं। मनी बिल आएगा ना टाइप में, तो अगर हमको पता ही नहीं रहेगा वो मनी बिल है तो हम राष्ट्रपति के पास कैसे ले जाएंगे? पहले प्रायर अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास देना है ना। अब मुझे पता ही नहीं वो मनी बिल है कि नहीं, संसद बिल डिफाइन मनी बिल है कि नहीं, वो संसद में जाने के बाद मनी बिल के रूप में ही वहां जाता है, डिफाइंड होके जाता है, मनी बिल के रूप में ही जाता है। सरकार ये तय कर लेती है कि ये मनी बिल है, सरकार का प्रपोजल, सरकार कह रही है कि मनी बिल है। बात समझिए, सरकार कह रही है कि हमारा मनी बिल है। 110 में A to G आइटम है, 110 एक A से लेकर G तक, और उसका आइटम फिगर कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व है। सरकार मान ली, राष्ट्रपति की अनुमति ले ली, उसके बाद लोकसभा स्पीकर को मनी बिल ना मानना है तो ना माने, लेकिन सरकार ही पहले अपना दे रही है कि ये मनी बिल के रूप में प्रपोज कर रही है, और स्पीकर का तो ठप्पा होता है, स्पीकर सर्टिफाई करता है, वो बाद का प्रोसेस आ जाएगा, लेकिन सरकार ही पहले मान के चल रही है क्योंकि वो 110(1) का मैटर है, इस प्रकार वो हो जाता है। और आगे का मैटर पब्लिक ओपिनियन भी सरकार तक न पहुंच रही है। बिल लाएगा कौन? सरकार लाएगी। सरकार मतलब COM, और COM वहां मौजूद है हाउस में, सरकार है ना वहां पर,
उसका बहुमत है ना वहां लोकसभा में, तो सरकार वहां मौजूद है, तो करेगी तो वही। और अपोजिशन भी तो बिल ला सकता है, वो भी ला सकता है। अब कैसे पास होगा कि नहीं होगा ये आगे की बात है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। कोई डाउट यहां तक? अब इसमें यह समझना है कि यहां क्यों नहीं आ रहा, वो नीचे जो इंडिकेशन आ रहा था। अब इसमें एक देखना पड़ेगा कि प्रायर नोटिस भी देना पड़ता है। नोटिस, प्रायर नोटिस, हाउस में सरकार को नोटिस देना पड़ेगा कि हां जी हम बिल लाने वाले हैं। यह भी एक रिक्वायरमेंट होता है बिल पेश करने के पहले। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नोट देना पड़ता है, जो हेड होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन। इनको आपको नोटिस देना पड़ता है कि हम एक बिल लाने वाले हैं। यह नोटिस का भी एक मैंडेट कई जगह पर होता है, देना पड़ता है। हाउस में सभी लोगों को देना पड़ेगा 2 दिन पूर्व। जम्मू कश्मीर वाला अधिनियम में इसको वायलेट कर दिया गया था। 2 दिन पूर्व यह नोटिस देना पड़ सकता है कि हम ये बिल लाने वाले हैं और सभी मेंबर को बताना पड़ेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस नोटिस के रिक्वायरमेंट को वेव कर सकता है, शिथिल कर सकता है। मतलब कि बिना नोटिस का भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर सरकार इंस्टेंटली कहे कि परमिशन में बी ग्रांटेड टू इंट्रोड्यूस द बिल, नोटिस सर्व नहीं हुआ, स्पीकर कहता है गो अहेड, बिल पेश हो जाएगा, बिल आ जाएगा। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पावर है कि इसको शिथिल कर दे, रिलैक्स कर दे, वेव कर दे इस कंडीशन को। कोई भी बहुत सा बिल होता है, सो मेनी, एक नहीं है, मेनी होगा, वन थोड़े होता है, बहुत सा होता है एक चीज का। और इसके बाद शुरू हो जाता है आपका अगला चरण, और वो है अब आ गया हाउस के अंदर। अभी तक जितनी भी बातें हो रही थी हाउस के बाहर, अब आ गया अब हाउस में। अब बिल रखा जा रहा है, जिसको लेजिस्लेटिवली कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, यानी कि विधेयक को पेश करना, ऐसे समझिए। विधेयक को पेश किया जा रहा है, बिल को, यानी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। परमिशन लेना पड़ता है। इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला कि आप ओके, तो वो जो मिनिस्टर है वो रखेगा, हाउस में ये बिल रखेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, ये एक इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें कई बातें हैं जो कि आपको 1 बाय 1 समझना है, कंसंट्रेट करते हुए। यह इंट्रोडक्शन कौन करेगा? हु? पहली बात, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी पार्ट। कौन बिल रख रहा है? पहली बात, अगर वह बिल मिनिस्टर के द्वारा, कोई मंत्री के द्वारा हाउस में रखा जा रहा है, तो इसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, सरकारी बिल बोलते हैं। पूछा हुआ है, सरकारी बिल, सरकारी विधेयक, वह विधेयक जो कि हाउस में एक मंत्री के द्वारा रखा जा रहा है। और यह बिल एक एमपी के द्वारा रखा जाता है, हु इज नॉट अ मिनिस्टर, एक मंत्री नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल, निजी सदस्य विधेयक। तो 2 तरह के बिल हो गई। अगर गवर्नमेंट रख रहा है तो इट इज ए गवर्नमेंट बिल, यानी कि गवर्नमेंट मतलब उसका मंत्री। और इसका मतलब है कि बीजेपी का है, बीजेपी का शासन तो है ही, लेकिन बीजेपी का ही अगर रविशंकर पटना के हैं, अगर कोई विधेयक लोकसभा में ला रहे हैं लेकिन वो मंत्री नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल हो जाएगा। और कल की तारीख में वही विधेयक अगर वही रविशंकर ला रहे हैं जो कि मंत्री बन गए हैं, तो वो गवर्नमेंट हो जाएगा। अदर देन अ मिनिस्टर, अदर देन अ मिनिस्टर मतलब कि चाहे वो रूलिंग का हो चाहे अपोजिशन का हो, फर्क नहीं पड़ता, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, चाहे रूलिंग चाहे अपोजिशन। क्लियर और नॉट? लास्ट समझ रहे ना? ये क्लियर है कि आपको बिल इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहां, वेयर,
कहां पर वो बिल लाया जा रहा है, मतलब बिल कहां लाना है, एक ये अगला क्वेश्चन मैं इसको डील कर रहा हूं। तो किसी भी सदन में बिल लाया जा सकता है, आइदर हाउस, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। पहले यह समझिए, जनरल थ्योरी, सामान्य सिद्धांत कि यह बिल को चाहे तो आप लोकसभा में लाइए पहले और चाहे राज्यसभा में लाइए, ये नहीं कि एक ही साथ दोनों में ला दिए, नहीं होता ऐसा। आइदर हाउस, या लोकसभा में पहले या पहले राज्यसभा में बिल कहीं भी ला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, इसका अपवाद है। फॉर एग्जाम्पल मनी बिल, धन विधेयक जो 110(1) के तहत डिफाइंड होता है, यह केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, यह मनी बिल का। समझ ना बात। इसके अलावा दूसरा, अगर कोई फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए, कैटेगरी 1, जो कि जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 117(1) में है, 117(1) में फाइनेंशियल बिल वित्तीय विधेयक वर्ग क या कैटेगरी 1 में जिक्र है, वह केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि इसमें धन विधेयक के सभी लक्षण होते हैं। वित्तीय विधेयक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 दोनों जगह लाया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना पड़ेगा। यानी कि ये दो, अब कुछ ऐसे हैं, ये तो मैं लोकसभा की बात किया, कुछ बिल ऐसे हैं जो केवल और केवल ओनली इन राज्यसभा इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये अगला क्वेश्चन बनता है, शुरुआत लोकसभा में उसकी नहीं हो सकती। समझ बात? राज्यसभा में उसकी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 249(1) पहला है आर्टिकल अनुच्छेद 249(1), 249(1) यह कहता है कि कोई ऐसा बिल है जिसमें यह प्रस्ताव है कि भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, स्टेट लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाने में सक्षम है? राज्य की विधायिका। लेकिन स्टेट लिस्ट में तो पार्लियामेंट बनाएगा नहीं। लेकिन ऐसा कारण है, पब्लिक इंटरेस्ट है या और रीजन है, कई कारणें हैं, या इमरजेंसी है। अगर स्टेट बिल पर कानून बनाना है पार्लियामेंट को, तो वह बिल केवल और केवल राज्यसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। 249(1) ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा इसको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करेगा। राज्यसभा शैल पास द बिल बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग प्रेजेंट हैं हाउस में, वोट देने के लिए तैयार हैं, उसका 2/3 वंस पास्ड बाय द राज्यसभा, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से अडॉप्ट कर लेगी और उस विषय पर कानून बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा है, इसमें आता है 312(1) ऑल इंडिया सर्विसेज अगर बनाना है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, एक बर्निंग इशू है मेंस का, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, तो आप देख सकते हैं इस पर, इस विषय पर यह मैटर राज्यसभा में ही आएगा। मैंने एक जनरल थ्योरी बोला कि किसी भी हाउस में बिल लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। कुछ एक्सेप्शन है जहां पर केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शन बिल्स का है जो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन जो जनरल थ्योरी है वो यही है कि आइदर हाउस, कहीं पर भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, जितना भी ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य विधेयक है, वो यहां लाया जा सकता है किसी भी हाउस में। ऑर्डिनरी बिल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो, संविधान संशोधन, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल
कैटेगरी बी या कैटेगरी 2 कहिए, किसी भी मिलाया जा सकता है। कितना मैं उसको सर्जरी करके बता रहा हूं। अब नहीं पकड़िएगा तो ये आपका खुद का दोष बन जाएगा। क्वेश्चन यहां से छूटने वाला नहीं है। मैं बीपीएससी तो लोअर लेवल की बात है, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं। ग्रिप जब फैक्ट पर स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत सा आसान रहेगा। और ये जानना ही जानना है, चाहे मेंस के लिए चाहे ये कोई भी ऑर्डिनरी बिल आइदर हाउस, किसी भी हाउस में, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी हाउस में, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी किसी भी हाउस में, मनी बिल ओनली लोकसभा, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 ओनली लोकसभा, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा में स्टार्टिंग होगा, या राज्य सूची के विषय में पार्लियामेंट कानून बनाने को सोच रहा है राज्यसभा में। एनी डाउट हियर? ठीक है। अब यहां पर मैंने पहला किया हु और दूसरा क्वेश्चन डील किया वेयर, मतलब कहां। जब बिल ला दिया गया तो परमिशन मिलता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, गो अहेड किया तो बिल रख दिया गया, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि बिल को पेश किया जाना। वंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस पर एक हल्का बहस होता है कि ये इंट्रोड्यूस माना जाए कि नहीं माना जाए। 5, 10 मिनट, 15 मिनट बहस हो सकता है। बिल पेश हुआ तो अपोजिशन कहता है कि क्यों ये बिल बना रहे हैं, फॉल्स बिल है, बेकार बिल है, इसे लॉस होगा, राष्ट्रहित की हानि होगी। अपोजिशन बहुत सा चार्ज करेगा, डिस्कशन होगा, काउंटर होगा, रूलिंग पार्टियों से काउंटर होगा। सबका अंत क्या होगा? एक वहां पर मोशन आएगा। मोशन, मोशन मतलब वोटिंग होने जा रहा है। मोशन मतलब वोट, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी मोशन का मतलब है उस पर वोटिंग होगा और वोटिंग यहां पर होगा। अंतिम जैसे इंट्रोड्यूस हुआ यहां पर बिल, तो यहां पर क्या होने वाला है? एक मोशन। अब यहां पर मोशन आएगा और मोशन में एक प्रस्ताव आता है इस बिल को इंट्रोड्यूस माना जाए। अपोजिशन कहेगा कि नहीं, नहीं माना जाए, हमारा संख्या ज्यादा है, वोट होगा। तो या तो वॉइस वोट हो जाएगा, आई नोज, ऐसे नहीं होता है। आईज मतलब कितने लोग सपोर्ट करता है इसको, और नोज मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर वोटिंग हो जाएगा टैब पर, वहीं पर सबके टेबल पर वहीं पर वोटिंग सिस्टम है और ये वोट पास कर जाएगा। एक भी वोट से एक्स्ट्रा आना चाहिए। वंस इट इज पास्ड, ये माना जाता है कि बिल फॉर्मल वे में इंट्रोड्यूस हो गया हाउस में। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि वोटिंग हो, वॉइस वोट से ही हो जाएगा, या कोई अपोजिशन कोई विरोध नहीं किया तो बिल मान लिया जाता है कि इंट्रोड्यूस हो गया। बिल का इंट्रोडक्शन हो जाना, इंट्रोड्यूस हो जाना फॉर्मल वे में, औपचारिक रूप से, इसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ है फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इज नोन एज फर्स्ट रीडिंग। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन, ये वचन नहीं है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, ठीक है, ये प्रथम वाचन है, यानी बिल आपका फॉर्मल वे में इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? इसको आगे बढ़े। सर अगर वोटिंग में हार जाता है तो बिल यहीं से हाँ तो बिल सीधी सी बात है, अगर वोटिंग होता है इसका मतलब है कि वहीं से साफ नहीं, आप भी चले जाइए बाहर, क्योंकि सरकार अल्पमत में आ गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। ये बिल का गिर जाना, इसका मतलब है कि आपके पास वो अब नंबर नहीं रहा। सरकार बहुमत में होती है तभी सरकार है आप, और वो बहुमत नहीं है मतलब एक दूसरा ही टेंशन हो गया कि सरकार गिर जाएगी। अब तो अब बहुमत है तभी तो वहां है, सरकार है, तब कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। ये स्थिति होती है। इसीलिए क्यों व्हिप जारी किया जाता है? व्हिप मतलब सभी सदस्यों को नोटिस दिया जाता है कि आप सभी उपस्थित रहें, अब मानना पड़ता है, नहीं तो दल बदल का नियम लागू हो जाएगा। बहुत जोर तोड़ चलता है, देख रहा था कि सब अपोजिशन अभी आउट है, बिल पेश करके पास करा लो, जोर तोड़ सब है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? दैट इज वेल डिफाइंड बाय हेरोल्ड लॉसवेल। लॉसवेल कहता है कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन। हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन, किसको कब कहां कैसे मिला। ये नैतिक उपदेश का विषय नहीं है। इमेज बहुत बढ़िया है, बहुत दानी है, बहुत अच्छा आदमी है, उसे पॉलिटिक्स में नहीं आता है। पॉलिटिक्स में नंबर है कि नहीं आपको,
वो सीट है कि नहीं, कौन जीता, ये अंत में मैटर करता है। इसी का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसमें वर्तमान सरकार कितना आगे है आप ये जान जाते हैं। चाहे राज्यसभा का सीट लेना हो, चाहे कैसा हो, और क्यों अमित शाह को ये गुरु माना जाता है चाणक्य पॉलिटिक्स में, क्यों राहुल गांधी फेल हो रहे हैं, इसका बहुत सा कारण है। साम दाम दंड भेद सब चलता है। मैकियावेली तो शुरू से डिफाइन किया, उसके पहले चाणक्य ने बता दिया कि पॉलिटिक्स का कोर मंत्र क्या है, क्या मिला क्या नहीं, हु गेट्स व्हाट हाउ एंड व्हेन, यही इंपॉर्टेंट करता है। इस तरह से बिल आ गई, यहां पर हो गया, प्रथम वाचन का काम पूरा हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे का मैटर आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब एक बार हो गया उसके बाद सेकेंड रीडिंग शुरू होगा। सेकेंड रीडिंग, द्वितीय वाचन, प्रथम वाचन बिल का इंट्रोडक्शन, और सेकेंड रीडिंग अब आ गया। यहां पर जनरल डिस्कशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन मतलब सामान्य चर्चा, सामान्य चर्चा हो रही है बिल के प्रावधान पर, प्रोविजन पर, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। क्लॉज का मतलब होता है कि उसमें जो प्रावधान है बिल में, एक एक क्लॉज में होता है ना, सेक्शन में, आर्टिकल वाइज, जैसे आर्टिकल अलग है इसको सेक्शन बोलते हैं। क्लॉज बाय क्लॉज इसमें डिस्कशन होगा, इसके प्रोविजंस के बिल पर होता है, और फिर सभी मेंबर को मिलेगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक दिया जा रहा है नया सिस्टम के तहत, कोरोना के बाद। फर्स्ट रीडिंग के बाद ही तो इसको शायद गैजेट ऑफ इंडिया में दिया जाता है, कब दिया जाएगा, कौन सा रीडिंग के बाद? फर्स्ट रीडिंग के बाद पब्लिश हो जाता है गजट में। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो गया। फिर ये वोटिंग में जाएगा। अब यहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो रहा है, और यहां पर अपोजिशन भी मौजूद है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। तो एक ऑप्शन है कि बिल को पास किया जाए, लेट्स पास द बिल। सेकेंड राउंड, सेकेंड वाचन चल रहा है, द्वितीय वाचन। एक प्रस्ताव यह है कि बिल को पास किया जाए, तो इसको वोट के लिए रखा जाएगा, पुट ऑन वोटिंग, वोटिंग कराया जाए, और वोटिंग में पास हो गया तो सेकेंड वाचन कंप्लीट हो गया। वोटिंग के लिए बिल को रखा जाएगा, अगर वोटिंग हुआ, फेवरेबल नंबर आ गया तो बिल पास हो गया, तो सेकेंड वाचन कंप्लीट हो गया। ऐसा ना होकर एक दूसरा चीज हो सकता है, और वो ये प्रस्ताव अपोजिशन ला सकता है, या कभी कभी सरकार ही प्रस्ताव दे देगी, कभी कभी, नॉट ऑफन, कि इस बिल को रेफर कर दो, दे दो उनको, रेफर्ड टू कमेटी। कमेटी यानी पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय कमेटी को विचार करने के लिए इस बिल को हैंड ओवर कर दो, दे दो, ये आएगा। अब सरकार कहेगी नहीं नहीं हम नहीं देंगे। अब एक प्रस्ताव आया अपोजिशन के द्वारा कि इस बिल को हैंड ओवर कर दो, किसको? पार्लियामेंट्री कमेटी को, संसदीय कमेटी को। ठीक है, वो विचार करेगी इन डेप्थ, क्योंकि हाउस में उतना तो समय मिलेगा नहीं, इतना लंबा चौड़ा बिल है आपका 30, 40, 50 पेज का, उसमें लीगल लोगों का भी राय लेना पड़ेगा। अब ये जैसे विचार आएगा सरकार सहमत नहीं होगा तो फिर वोटिंग होगा इस पॉइंट पर भी कि पार्लियामेंट्री कमेटी को हैंड ओवर किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर वोटिंग में सफल हो गए तो कमेटी को चली गई, अगर वोटिंग में सफल नहीं हुई तो कमेटी को नहीं गई। इसलिए जम्मू कश्मीर वाला बिल लाया अपोजिशन ने कि इसको आप हैंड ओवर करो पार्लियामेंट्री कमेटी को। सरकार ने कहा कि नहीं हैंड ओवर होगा, वोटिंग हुआ, अपोजिशन गिर गया, उनका बहुमत ज्यादा नहीं था, इसलिए कमेटी में वो नहीं गया। हर चीज का फैसला तो अंततः वोटिंग से हो रहा है। इसलिए ये अगर ये पास हो गया तो ये चला जाएगा कहां? पार्लियामेंट्री कमेटी में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा बातें। तो एक होता है हर हाउस का सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी, लोकसभा का अलग सेलेक्ट कमेटी होता है, राज्यसभा का अलग सेलेक्ट कमेटी होता है। इसमें लोकसभा का सेलेक्ट कमेटी होगा तो लोकसभा के एमपी होंगे, राज्यसभा का सेलेक्ट कमेटी होगा तो राज्यसभा के होंगे। एक प्रस्ताव है
लोकसभा में मैटर डिस्कस चल रहा है तो लोकसभा के सिलेक्ट कमेटी को चला गया, अब कमेटी को हैंड ओवर हो गया, अब सब काम कमेटी करेगी। सिलेक्टेड नहीं है, सेलेक्ट कमेटी। ये बनाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर साल, उसमें दोनों होंगे, अपोजिशन भी होगा और रूलिंग के भी एमपी होंगे, अदर देन मिनिस्टर। हर साल बनता है या उस पार्टिकुलर बिल के लिए बनता है? नो, हर साल स्टैंडिंग होता है वो। या विचार किया जा सकता है कि कौन कौन होंगे, ये भी हो सकता है, विचार भी किया जा सकता है। सिलेक्ट कमेटी विचार भी किया जा सकता है कि इसमें कौन कौन होंगे, यह सरकार पहले से भी इस पर कर सकती है। या इसमें एक दूसरा प्रस्ताव भी आ सकता है, अगर आप देखें कि सिलेक्ट कमेटी तो उसी हाउस के लोग होंगे, इसमें एक दूसरा प्रस्ताव जाएगा, इसको जेपीसी को दे दिया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें लोकसभा के लोग भी हों और राज्यसभा के, और नाम दे, लोकसभा में स्पीकर नाम दे दे कौन कौन लोग रहेगा, राज्यसभा में चेयरपर्सन नाम दे देगा कौन कौन रहेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति को बिल हैंड ओवर हो रहा है, ऐसा प्रस्ताव पास हो जाएगा तो हैंड ओवर हो जाएगा। ऐसी सरकार ने मांग की कि जेपीसी इस पर किया जाए, कई मुद्दे पर अपोजिशन ने मांग किया, भले वो पास ना हो। एक सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है तो सिलेक्ट कमेटी हाउस का अपना अपना, लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग। दूसरा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, तो इसमें लोकसभा के भी होंगे, राज्यसभा के होंगे, दोनों लोग मिलकर तय करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाले लोग, किसमें कौन कौन हो और कितना हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, संसदीय नियमों से यह गवर्न होता है। और तीसरी बात इसमें हो सकती है, थर्ड, जो कि पूछा जाता है, उसको कहते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। अब चूंकि आप पढ़े नहीं होंगे तो बाउंस होगा, क्योंकि मैं आपको वहां तक ले चला हूं जहां तक हमको आपको लेवल को रेज करके ले जाना है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में। जानते हैं तुरंत जवाब दीजिएगा, नहीं जानते हैं नहीं जवाब दीजिएगा, पढ़ के आइएगा, स्टैंडिंग बहुत अच्छा बनेगा। व्हाट इज डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी? इसका प्रावधान शुरू में नहीं था, इसकी शुरुआत सबसे पहले की पी.ए. संगमा ने, जब वो लोकसभा के स्पीकर थे 1993 में। ये सब फैक्ट है। 1993 बाय पी.ए. संगमा, व्हेन ही वाज स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका अस्तित्व आ रहा है उस समय से, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है। और वर्तमान में जो टोटल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है वो है आपके पास 24। आज की तारीख में जो टोटल है टुडे 24 नंबर है, संख्या है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का। 24 आज की तारीख में अस्तित्व है। ये कैसा कमेटी है? स्टैंडिंग कमेटी है, वर्ड एस है, मींस स्टैंडिंग कमेटी है, हमेशा अस्तित्व में रहती है, हर साल इसका गठन होता है। रूलिंग भी अपोजिशन भी, जिसकी जितनी संख्या होती है उसके प्रोपोर्शन वाइज उनको यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यह डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, यानी कि इसमें लोकसभा के भी लोग होंगे और राज्यसभा के भी लोग होंगे। इसे कंफ्यूज नहीं करना है, यह अवसर देखकर बनता है, जैसे लोकपाल पर बन गया मान लीजिए, यह अवसर देखकर बनता है, यह स्टैंडिंग है, हमेशा अस्तित्व में है। ज्वाइंट डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी यह एक संयुक्त संसदीय समिति होती है जो सदैव मौजूद है, हर साल इसका गठन और रिन्यूअल होता है और नए लोग आते हैं एज पर देयर नंबर। हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का नंबर है ना, लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके अनुसार चुना जाता है। ठीक है, और एक वन डिपार्टमेंट रिलेटेड एक कमेटी, कितनी कमेटी है कुल? 24, और एक कमेटी में कुल मिलाकर होता है 31।
एक कमेटी में कितने मेंबर? 31, यानी कि 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ईच कमेटी हैज 31 मेंबर, 21 फ्रॉम द लोकसभा, 10 फ्रॉम द राज्यसभा, और ऐसे कुल कमेटी की संख्या है 24। ये आपको फैक्ट हमेशा ध्यान रखना है। 31 इन ईच डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर और नॉट? रोल क्या हुआ? कमेटी को आपने रेफर कर दिया, चाहे वो सिलेक्ट कमेटी हो, चाहे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो, ये लोग का काम है एग्जामिन करना, टू एग्जामिन द बिल, टू स्क्रूटिनाइज द बिल। स्क्रूटनी करेगा, जांच करता है, एक एक चीज। लीगल एक्सपर्ट का भी राय ले सकता है, लीगल एक्सपर्ट का भी राय लेता है, सरकार के अधिकारियों को बुला सकता है। कमेटी जो एस अधिकारी सचिव लोग हैं और लोग को आएगा, और कुल मिलाकर अंत में ये रिपोर्ट तो देगा ही। कोई भी कमेटी हो रिपोर्ट देगा ना, अपना प्रतिवेदन तो देगा। किसको देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देगा। और यह रिपोर्ट फिर सरकार के पास आ गई। यह रिपोर्ट सरकार मान भी सकता है, न भी मान सकता है। दैट इज नॉट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट, नॉट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट। इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया वेल एंड गुड, नहीं एक्सेप्ट किया नो इश्यू। और जब यह सब आ गया तो फिर इसका इतिश्री होना है, यानी कि यह बिल अब वोट में जाएगा। और वोटिंग में पास हो गया तो पास हो गया, तो अगले राउंड में जाएगा। दैट इज द थर्ड रीडिंग। अगले राउंड में जाएगा, उसके बाद थर्ड रीडिंग। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रही ना बात? क्योंकि आप एग्जैक्ट टाइम पर आए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मिस नहीं किए हैं आप। मेंबर रूलिंग और ऑपोजिशन नॉमिनेटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज पर देयर नंबर प्रोपोर्शन। Sir, I think minister cannot be a member in any parliamentary committee. या नेक्स्ट में आ जाइए। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन फर्स्ट रीडिंग में होता है कि सेकंड रीडिंग में? अगर आप इसको समझे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और नहीं समझे हैं बुक में देखिए। एक जगह और मैं बताऊंगा जो डिटेल में, इससे भी डिटेल में बताया गया है, वहां पर मैंने बताया है। आई विल एक्सप्लेन बट लेट मी फिनिश। थर्ड वाचन है ना, थर्ड रीडिंग, ये अंतिम स्टेज है लेजिस्लेशन का। ये थर्ड रीडिंग अंतिम लेजिस्लेशन है, अंतिम राउंड है। एक हाउस में प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 3 रीडिंग से गुजरना पड़ता है। यहां पर आप कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते, पूछा हुआ है। कोई अमेंडमेंट यहां पर नहीं लाया जा सकता। बिल में जो अमेंडमेंट लाना होगा वो क्लॉज सेकंड का विषय है, पूछा हुआ है। यहां पर एक जनरल बात आती है कि बिल को माना जाए, एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, पूछा हुआ है। इशू है बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाए या बिल को रिजेक्ट कर लिया जाए, इसी विषय पर बात होती है। इसका मतलब है बिल का गहन जांच सेकंड राउंड का विषय है, सेकंड रीडिंग का विषय है। थर्ड राउंड में केवल यह बात हो रही है, केवल इतनी चर्चा है, बिल को पास आगे बढ़ा दिया जाए या इसको गिरा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और इसी पर वोटिंग होती है, और इसी पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में पास तो बिल क्लियर हो गया एक हाउस से, अगर फेल कोलैप्स कर गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये बिल चल जाएगा सेकंड चैम्बर में। इसके बाद बिल कहां चला जाएगा? सेकंड चैम्बर में। ठीक है, लेकिन सेकंड चैम्बर में जाने के लिए समय नहीं है अब। तो ये आपका मैटर है। इन संपूर्ण बातों को एक जगह मैंने और स्पष्ट किया है। ठीक है, एक मेरा इस पर एक वीडियो है जो मैंने पटना विमेंस कॉलेज में लिया है,
उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, लगभग 1 साल पुराना है और डिटेल में है। हाँ, उस पे है, उस पे हमने इसको बहुत ही डिटेल्ड में बताया है कि इनेक्टमेंट यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। आप उसको देखते अगर हैं तो एक और न्यूअर वे में आपको डेवलप होगा। दैट इज मोर डिटेल बिकॉज वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और बताया गया है, तो वो रिन्यू होगा। यहां से आप देख सकते हैं एनकेटी वर्ल्ड 1 ईयर बिफोर है, क्योंकि मैं 1 ईयर बिफोर देखिएगा, जिसका टॉपिक है लॉ मेकिंग प्रोसेस, यूट्यूब पर। तो आपको यहां से मिलेगा, रिन्यू होगा। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, देयर इज नो क्लास टुमारो। मंडे का क्लास तय करके बताया जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं, मंडे को एक्चुअली मैं लीव पर हूं, छुट्टी पर हूं, मैं क्लास ले सकता हूं, बट उसका टाइमिंग लोग तय करेगा। मॉर्निंग के लिए मैं मना किया हूं कि सुबह का क्लास न लिया जाए। हम इसके बाद आगे बताएंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे होगा। मैं बताने जा रहा हूं कि बिल्स के टाइप्स कितने हैं। व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, व्हाट इज मनी बिल, व्हाट इज फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन बिल एंड व्हाट इज फाइनेंस बिल इन नटसेल, जो आपको एकदम क्लिस्टर एज क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको वीटो के बारे में बताने जा रहा हूं कि जब बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसको कैसे उस पर अपना ये करता है। ये संपूर्ण चीजें आएंगी नेक्स्ट क्लास में और तब ये बिल होगा। उसके बाद अगला क्लास मैं आपको बजट के बारे में बताने जा रहा हूं कि बजट कैसे पास होता है, तब पार्लियामेंट फिनिश होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग होमवर्क करें, और होमवर्क में नहीं पढ़ के आएंगे तो लेवल जाएगा। कितने लोग हैं जिनको थोड़ा सा डाउट हुआ है आज? अभी नहीं बोलिएगा कि नहीं समझा, बोलिए कौन सा प्रोसेस में जी? 249 पार्लियामेंट को पावर देता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य की विधायिका है, विधानसभा, विधान परिषद, जहां भी विधान परिषद है। पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा। पार्लियामेंट कानून बनाएगा केवल और केवल संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य की विधायिका। लेकिन देश में नेशनल इमरजेंसी हो, 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करे कि मेरे लिए कानून बना दो, या अंतर्राष्ट्रीय संधि का डिमांड हो कि राज्य सूची के विषय पर कानून बने, या ऐसा नेशनल इंटरेस्ट हो, राष्ट्रीय हित हो कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो भारत की संसद बना सकती है राज्य सूची पर, जिसका प्रावधान 249(1) में है। लेकिन ऐसा बिल केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा उसको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग पास करेगी और लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से एडॉप्ट कर लेगी और वो पारित माना जाता है। क्लियर हुआ और नॉट? नहीं हुआ? राज्य सूची में कौन कौन सा सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल में आप लोग देख लीजिए। 7th शेड्यूल में तो वो क्लियर हो जाएगा और इस तरह से आपका काम होगा।